आज जो है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का थर्ड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा। हम लोग ने पहले डिस्कशन किया थी जो क्लास 11th में यानी क्लास 12th में हम लोग इकोलॉजी वाला यूनिट पढ़ते हैं, और जो क्लास 11 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला यूनिट पढ़ते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, फिर हम लोग ने इकोलॉजी की डेफिनेशन देखी। ठीक है। फिर आगे क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट में कौन आ जाता है, ए बायोटिक फैक्टर भी और बायोटिक फैक्टर भी। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर भी आ जाता है और बायोटिक फैक्टर भी आ जाता है। फिर हम लोग ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, जिसे हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं, और जो कहाँ से चालू होती है, ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखनी जरूरी है कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, इकोलॉजिकल हायरार्की है, इकोलॉजिकल हायरार्की है, इकोलॉजिकल हायरार्की है, ये कहाँ से चालू होती है, ये कहाँ से चालू होती है, ये चालू होती है ऑर्गेनिज्म से। ये किससे चालू होती है, ऑर्गेनिज्म से। किससे, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से चालू होती है। पर अगर मैं उसकी बात करूँ, किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, किसकी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किससे चालू होता है, ये चालू होता है आपका मैक्लो मॉलिक्यूल से, मैक्लो मॉलिक्यूल से। किससे, मैक्लो मॉलिक्यूल से, मैक्लो मॉलिक्यूल से। मैक्लो मॉलिक्यूल से चालू होता है। ठीक है। फिर अगर हम लोग ने इसकी बात की कि अलग अलग, जैसे अर्थ में अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सेस में थोड़ी सी टिल्टेड है। तो सन जो है उसमें अलग अलग जगह में अलग अलग समय पे सनलाइट पड़ रही है, अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ रही है। तो इसी नाम से टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, प्लस प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस आ रहा है, जिसके कारण क्या बन जा रहे हैं, मेज अलग अलग बायोम बन जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने 6 टाइप ऑफ बायोम की बात की, ये फर्स्ट लेक्चर में हुआ। फिर यहाँ से सेकेंड लेक्चर में था कि फोर मेजर ए बायोटिक फैक्टर की बात की, और फिर हम लोगों ने बात की थी टेम्परेचर क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर वाटर क्यों है, फिर सॉइल और लाइट भी फोर मेजर ए बायोटिक फैक्टर में क्यों आते हैं, इसकी भी बात की थी हम लोगों ने। फिर प्लायोलिटी की बात करें तो टेम्परेचर की प्लायोलिटी ज़्यादा है वाटर से, ये भी पढ़ लिया था। फिर हम ने फोर मेजर की ही या फोर मेजर या फोर की ये बायोटिक फैक्टर की में कुछ लिखा था थी, वो टेम्परेचर में कैसे वो आ रहा है चेंजेस, सीजनल चेंज आ रहा है, लेटीट्यूडनल चेंज आ रहा है, और हाइट, इसे क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड के बेसिस पे भी चेंज आ रहा है। क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड, ALTI, एल्टीट्यूड के बेसिस पे, एल्टीट्यूड के बेसिस पे चेंज आता है। ठीक है, हाइट बोल सकते हैं या एल्टीट्यूड के बेसिस पे भी चेंज आता है। फिर हम लोग ने पढ़ा थी मैंगो टेम्पलेट कंट्रीज में क्यों नहीं पाए जाते, तो तीन हायर, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए। लेपर्ड केलेला में क्यों नहीं पाए जाते, तो इन्हें रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर चाहिए रहता है। टूना फिश बियॉन्ड टॉपिकल लैटिट्यूड इसलिए नहीं पाई जाती, तो इन्हें भी थोड़ा सा हायर टेम्परेचर चाहिए रहता है। फिर हम लोग ने बात की थी वाटर जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और लाइफ को सस्टेन करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और जितनी भी लाइफ है वो तो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पानी में ही, जल में ही उत्पन्न हुई है। ठीक है। फिर अल्लो तो अलग अलग वाटर, अलग अलग जगह वाटर की अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशन दिखते हैं। जैसे डेजर्ट में कुछ एडेप्टेशन दिखते हैं, तो वो हम लोगों ने बोला था कि जैसे संकन स्टोमेटा दिख जाता है जेलोफाइट्स में, जैसे यहाँ पे जेलोफाइट्स में, डेजर्ट में यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, निडिल लीफ, या डीप रूटेड प्लांट होना, ये सब भी तो एडेप्टेशन ही है। तो वही
पढ़ लिया। फिर H2O की क्वालिटी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। कैसे? जो फ्लैश वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं वो मलाइन वाटर में नहीं रह सकते, और जो मलाइन वाटर के हैं वो फ्लैश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो मलाइन वाटर के हैं उनके आसपास पानी, यानी उनके आसपास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उनसे बॉडी से हमेशा पानी क्या होता है, बाहर की ओर एक पैसिव वो चलते रहता है, डिफ्यूजन। पर वहीं अगर मैं फ्लैश वाटर की बात करूँ तो बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम रहती है, तो पैसिवली उनके बॉडी में अंदर की ओर चलते रहता है डिफ्यूजन, जो फ्लैश वाटर में ले आने वाले हैं। तो अगर मैं उन्हें मरीन वाटर में ले जाऊंगा तो ये जो पैसिवली चलते रहता था ये पलट जाएगा, जो नुकसानदायी हो जाता है उनके शरीर के लिए। वैसे मरीन वाले तो अगर फ्लैश में ले आऊंगा तो ये उनमें जो पैसिवली हो रहा था बाहर की ओर, अब वो अंदर की ओर होने लगेगा, जिससे उन्हें भी नुकसान है। ठीक है? उनकी बॉडी फूल जाएगी, जिससे वो मरने की कगार पे आ जाएंगे। वैसे ही अगर फ्लैश वाटर को मैं अगर मरीन में ले गया तो उनकी बॉडी इन्फ्लेट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिससे वो भी मरने में आ जाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए मैटर करता है, हम सब के लिए मैटर करता है, पर एनसीईआरटी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से लेती है। फिर हम लोग ने पढ़ा थी सैलिनिटी। सैलिनिटी कैसे मेजर होती है? पार्ट पर थाउजेंड, पी पी टी, पार्ट पर थाउजेंड के लूप में मेजर होती है। जैसे इनलैंड वाटर सोर्सेज में <5 लेती है, सी में क्या लेता है? 30 से 35 लेता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी क्या डेटा लिखती है? क्या है? दी हाइपर सलाइन लगून्स में हाइपर सलाइन लगून्स में कितना लेता है? मोर देन 100 लेता है। कितना? मोर देन 100। ठीक है, मोर देन 100 लेता है। फिर अगर मैं लाइट की बात करूँ तो वो सीधा फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डाले। कैसे? तो लाइट का जो पूरी लाइट तो यूज नहीं होती, सिर्फ उसका जो एक पार्ट है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 300 से 700 नैनोमीटर वाला, वही काम आता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फिर हम लोगों ने बोला थी अब इसमें भी एडेप्टेशन दिखती है, जैसे कैनोपी फॉर्म हो जाती है। जो जंगल में लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे चौले ऊपर लंबे होके ऊपर की ओर ऐसे चौले हो जाते हैं, जिससे सनलाइट को वो अच्छे से तलैप कर सकें। जिसके कारण क्या होता है, नीचे वो जो सौ टाइप प्लांट है उन्हें वो नहीं मिलता लाइट, तो उनमें भी एडेप्टेशन देखने से मिलती है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइट भी मैटर करती है। फिर हम लोगों ने फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पढ़ा। फिर सीजनल ब्लीडिंग के बारे में पढ़ा। फिर मैंने क्या बोला था? नॉक्टर्नल एंड डायूलेनल बिहेवियर, तो उसे लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे करते। नॉक्टर्नल, ये सी है ना, तो नॉक्टर्नल एंड डायूलेनल। नॉक्टर्नल मतलब रात में जगने वाले, और डायूलेनल मतलब दिन में जगने वाले। डायूलेनल बिहेवियर जो दिखता है। ठीक है? फिर सॉइल की बात करूँ तो सॉइल में क्या, सॉइल का दूसरा नाम क्या है? एडेफिक फैक्टर। सॉइल की क्वालिटी और भी मैटर कर, जो सॉइल की क्वालिटी है या न्यूट्रिशन जो उसमें पाए जाते हैं, सॉइल की क्वांटिटी, ये सब किस में वो डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। फिर किस पे डिपेंड करती है? वेडलिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। फिर डिपेंड करती है कि उसका लॉक कौन सा था, लॉक ऑफ फॉर्मेशन जिससे वो बनी ना। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर इसके बाद सॉइल की क्वालिटी भी मैटर करती है, और सॉइल की क्वालिटी किसे डिटरमाइन करती है? प्रोड्यूसर तो डिटरमाइन करती है, और वहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर होंगे वैसी हर्बीवोर्स होंगे और वैसी कार्निवोर्स होंगे। मतलब सॉइल अल्टीमेटली उस जगह की किसे डिटरमाइन कर देगी? फूड चेन को ही डिटरमाइन कर देगी। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक पढ़ा। अब क्या है? अब है, यानी फिर हम लोग ने हीमोस्टैसिस होमियोस्टैसिस पढ़ा कि हम लोग जो पलते ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, पोइकिलोथर्म और होमियोथर्म। तो पोइकिलोथर्म्स क्या है? जो अंदर जिनका जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, और होमियोथर्म्स क्या है? जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं। तो ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में जी पाते हैं, और पोइकिलोथर्म्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में नहीं जी पाते।
तो होमियोस्टेसिस की प्रॉपर्टी क्या है? कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बॉडी एनवायरनमेंट लगना। अब एनवायरनमेंट में तो दो चीज़ें आ जाएंगी। एनवायरनमेंट में बेसिकली दो मेनली चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा टेम्परेचर, एक क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? ऑस्मोलैलिटी। दूसरा क्या आ जाएगा? ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, दूसरा ऑस्मोलैलिटी आ जाएगा। तो अ, मतलब एक अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखना और एक अंदर कांस्टेंट ऑस्मोलैलिटी बना के रखना। तो इसमें ये जो है ये एटीपी यानी एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस है। क्यों बताओ? क्योंकि टेम्परेचर वाला तो मैंने कंडक्टिंग पाथवे से बता दिया। अब ऑस्मोलैलिटी का भी बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा? जो लास्ट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में, तो वो जो लास्ट मैकेनिज्म है वो ऑस्मोलैलिटी बनाए रखने के लिए ही होता है। तो उसमें क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंजीनोटेंसिन जेन होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है वो। तो ये जो सिक्रीशन वाला प्रोसेस है, क्या इनमें एटीपी नहीं लगती होगी? और इन सिक्रीट कर ले मतलब इसे बना भी ले होंगे, तो इनके फॉर्मेशन में भी एनर्जी लगती है। तो बेसिकली ये एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस है। तो फिर जो अगर मैं और बताना चाहूँ, तो अगर टेम्परेचर के बेसिस पे बात हो, किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आर वैसे बन गया, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दो प्रकार के हो जाते हैं। क्या? एक हो जाते हैं यूली थर्मल, एक हो जाते हैं यूली थर्मल, एक हो जाते हैं यूली थर्मल, और एक हो जाते हैं स्टीनोथर्मल। एक क्या हो जाते हैं? स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल, यूली थर्मल, स्टीनो, और ये थर्मल। ठीक है, स्टीनोथर्मल। यूली थर्मल क्या है? जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ले लें। और स्टीनोथर्मल क्या है? जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा ले। मतलब यूली थर्मल बेसिकली होम्योथर्म्स है और स्टीनोथर्मल बेसिकली कोई किलोथर्म्स है। ठीक है, अब अगर मैं सेलिनिटी की बेसिस पे या ऑस्मोलैलिटी की बेसिस पे बात करूँ, तो ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के हो जाते हैं। क्या? यूली हलाइन, यूली हलाइन। तो दी हलाइन शब्द यूज होता है ऑस्मोलैलिटी या सेलिनिटी के लिए। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं तो। और एक हो जाएगा स्टीनो हलाइन, स्टीनो हलाइन हो जाएगा ये सब। ठीक है, एक हो जाएगा स्टीनो हलाइन। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, जैसे यूलियोथर्मल क्या होता है? जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो यूली हलाइन क्या होगा? जो कांस्टेंट ऑस्मोलैलिटी अपनी इंटरनल बॉडी में मेंटेन कर लेती है। तो ये भी वाइड रेंज ऑफ ऑस्मो सेलिनिटी में जी सकते हैं। और स्टीनोथर्मल क्या होता है? जो अंदर इंटरनल ऑस्मोलैलिटी मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब ये नैलो रेंज ऑफ सेलिनिटी में जी पाएंगे ना। ठीक है, तो इतना सबस इसमें आता है। अब आगे आता है कि ये चलो हम लोग ने पढ़ तो लिया थी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो क्या इनके अगर इनमें चेंजेस आ रहा है, इसमें कुछ वो आ रहा है, मतलब कि इसमें अचानक से कुछ चेंज आ गया, या इसमें पीरियोडिकली चेंज आ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ रिस्पॉन्स आता होगा? तो ये सब तो स्टिमुलस हो जाएंगे। ए बायोटिक फैक्टर में चेंज आना क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा। तो एक रिस्पॉन्स भी आएगा, तो वो रिस्पॉन्स क्या होगा? उसी के बारे में पढ़ना है थी, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोचें कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जी रहा है, एक अगर ऑर्गेनिज्म जी रहा है एक जगह, और वहाँ पे आसपास टेम्परेचर में क्या हो? चेंज आ जाए, तो वो क्या कर सकता है? वो बेसिकली क्या कर सकता है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि एक तो अपना बॉडी टेम्परेचर जैसा बाहर है वैसी चेंज कर लेगा, उसी के बराबर ले आएगा, और एक अपना कांस्टेंट बनाए रखेगा। तो ये दो रिस्पॉन्स तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मतलब कि एक जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर तो रेगुलेट कर लेगा, तो वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स। और एक जो है वो बाहर की तरह अपना बॉडी टेम्परेचर ले आएगा, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो वो कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स। अब इनका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का नाम है रेगुलेट। तो रेगुलेट करने वाले क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर्स। रिस्पॉन्स का नाम है कन्फॉर्म। तो कन्फॉर्म करने वाले क्या कहलाते हैं? कन्फॉर्मर्स। बस इतनी सी बात है। अब क्या होता है कि मैंने
कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या तो रेगुलेट कर लिया या मैंने उसके बराबर ले आया। पर अब क्या होगा कि अब टेम्परेचर और ज़्यादा चेंज हो गया, अब टेम्परेचर और ज़्यादा चेंज हो गया, अब टेम्परेचर और ज़्यादा चेंज हो गया। तो अब मैं इससे ज़्यादा में तो रेगुलेट नहीं कर पाऊंगा, या इससे ज़्यादा तो मैं अपना टेम्परेचर बाहर की तरह चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी उस जगह को छोड़ दूंगा और दूसरी जगह चल दूंगा जहाँ पे मेरे हिसाब का फेवरेबल क्लाइमेट रहेगा। मतलब मैं उस जगह से पलायन कर जाऊंगा। पर ये जो पलायन है ये टेम्पररी रहता है। अगर मैं टेम्पररी कर रहा हूँ मतलब मैंने अपनी जगह छोड़ी तो थी वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई थी, और एक जगह गया जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन थी। ठीक है, ठीक ठीक है। अब क्या होगा, जब मेरी जगह से अनफेवरेबल कंडीशन चल देगी और फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो मैं वापस अपनी जगह में आ जाऊँ। ये कहलाता है टेम्पररी डिस्प्लेस करना या माइग्रेशन। क्या कहलाता है? माइग्रेशन। और इस रिस्पॉन्स को शो करने वाले क्या कहलाते हैं? माइग्रेटर्स। तो रिस्पॉन्स को क्या मैं बोल सकता हूँ? माइग्रेशन या माइग्रेट करना। ठीक है। अब क्या होगा कि चलो मैं माइग्रेट नहीं कर पा रहा, चलो मैं माइग्रेट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा गिला दूंगा और अपने आसपास ऐसा कवलिन बना लूंगा या मैं ऐसी जगह छुप जाऊंगा जहाँ पे मुझे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो गिला दूंगा, कहीं इधर उधर मूव नहीं करूँगा। अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा कम कर लूँगा, बस लाइफ सस्टेन हो जाए उस समय ऐसा कर पाऊँगा कि उस समय बस जी जाऊँ। मुझे और कुछ नहीं करना, उस समय बस जी जाऊँ, उस समय लिपोसक्शन विपोसक्शन कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं जी जाऊँ, बस ये करना है। तो वो कहलाता है सस्पेंड कर देना। उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं सस्पेंड, बोलते हैं उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? सस्पेंड। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे स्पोर्स हैं, प्लांट स्पोर्स क्यों बनाते हैं? ताकि अनफेवरेबल क्लाइमेट में उसका एक अंश तो जी जाए और फिर वो अंश जब मिट्टी में जब फेवरेबल क्लाइमेट आएगा तो मिट्टी में जाएगा और एक वो बना लेगा, एक नया उसका पौधा बना लेगा या प्लांट बना लेगा, हाँ कि ना? तो ये तो एक तरह से सस्पेंड करना हुआ ना कि अनफेवरेबल क्लाइमेट में जीने के लिए इस कोर्स मैंने बना लिए जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत कम है। वो रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस तो कुछ करेगा ही नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा, जब उसे फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, बस ऐसा रहता है। अगर मैं इसे एनिमल के लिए एस्पेक्ट में देखना चाहूँ तो जैसे पोलर बियर है, बहुत ज़्यादा कड़ाकी थी, ठंड पड़ती है तो पोलर बियर क्या करते हैं, गुफा में चल देते, गुफा की दीवारों यानी गुफा के गेट को बंद कर देते हैं, गिरा देते हैं, वहाँ पे पत्थर वत्थर को चला देते हैं और अंदर घुस के बैठ जाते हैं। तो वो एक अपने लिए वो बना लेते हैं, क्या बता देते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे बाहर की टेम्परेचर में ज़्यादा गिरावट से उन्हें फर्क ना पड़े, ज़्यादा अंदर चेंज ना है, प्लस वो वहाँ पे सो जाते हैं, लिपिड्यूस या इधर-उधर हिलना-डुलना कुछ नहीं, वो बस वहाँ पे जाके एक कंफर्टेबल पोजीशन में सो जाते हैं, मतलब हाइबरनेशन करने लगते हैं, हाइबरनेशन करने लगते हैं। कब? विंटर में, जब बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पोलर बियर हैं, वो रेगुलेटर्स तो हैं, वो रेगुलेटर्स तो हैं, वो अपने अंदर बॉडी टेम्परेचर तो रेगुलेट तो कर ले लें, पर जो बाहर का क्लाइमेट है वो जितना वो रेगुलेट कर सकते हैं, जितना वो सह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है हार्श। तो अब वो क्या करेंगे, कहीं पे छुप जाएँगे, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बहुत कम कर देंगे ताकि बस उस हार्श क्लाइमेट में जी जाएँ। बस ऐसा, उस समय उन्हें रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस का कोई दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये बेसिक 4 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर लो, वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखो। दूसरा हो सकता है कि आप अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को उसी के हिसाब से चेंज कर लो। अब अगर टेम्परेचर और ज़्यादा हार्श हुई तो आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो अगर आप मोबाइल हो तो। यानी आपके पास इतनी शक्ति है कि आप बहुत दूर अगर होगा तब भी माइग्रेट कर सकते हो तो आप माइग्रेट कर जाओगे। अगर आप माइग्रेट नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, सस्पेंड कर दोगे अपनी लाइफ साइकिल को उस समय के लिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत कम करते, बस एक जगह छुप जाओगी या एक स्ट्रक्चर धारण कर लोगे, एक फॉर्म धारण कर लोगे, बस वही कहलाता है सस्पेंड। तो ये 4 प्रकार के रिस्पॉन्स हुए, 4 प्रकार के रिस्पॉन्स हुए। अब जो माइग्रेट करते हैं वो रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, वो कन्फॉर्मर्स भी हो सकते हैं, और जो सस्पेंड करते हैं वो रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं और जो सस्पेंड करते हैं वो कन्फॉर्मर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब सिर्फ ये ऊपर के 2 में प्रॉब्लम आता है कि जो रेगुलेटर है वो कन्फॉर्मर नहीं होगा और जो कन्फॉर्मर है वो रेगुलेटर नहीं होगा, बस ऊपर के 2 में प्रॉब्लम आता है, वरना और किसी में प्रॉब्लम नहीं आता।
तो रेगुलेटर्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर लेते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, होम्योस्टेसिस जो है, इनमें जो होम्योस्टेसिस क्या लेती है, प्रेजेंट लेती है। होम्योस्टेसिस क्या लेती है, प्रेजेंट लेती है। इनमें होम्योस्टेसिस प्रेजेंट लेती है, होम्योस्टेसिस प्रेजेंट लेती है। और इनमें होम्योस्टेसिस प्रेजेंट नहीं लेती। इनमें होम्योस्टेसिस प्रेजेंट होम्योस्टेसिस प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स बोलूं तो क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स इसके, सभी बस, ऑल बस, ठीक है, सभी बस। फिर बात कर लूँ तो मैमल्स, क्या हो जाएंगे, मैमल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैमल्स हो जाएंगे। फिर बात करूँ तो फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, लोअर वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, लोअर क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। और कुछ क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। कुछ क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। हाँ कि ना, हाँ, ठीक है। तो इन कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, हाँ, ठीक है। अब अगर मैं कन्फॉर्मर्स के एग्जांपल की बात करूँ तो नियरली सभी प्लांट, या मैं बोल सकता हूँ नियरली ऑल प्लांट, या ऑल, या सिर्फ लिख सकता हूँ एग्जाम में ऑल प्लांट्स। अगर एग्जाम में ऑप्शन ऑल प्लांट्स आएगा तब भी वो सही होगा। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखूँ, तीन, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जितने भी 99% वो हैं, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी 99% जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, वो क्या है, ऑर्गे वो क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आगे, टी नियरली ऑल प्लांट, या मैं लिख सकता हूँ ऑल प्लांट, नियरली ऑल प्लांट या ऑल प्लांट लिख सकता हूँ। पर अगर एग्जाम में ऑल प्लांट आता है तो सही है, वो भी सही है, और नियरली ऑल प्लांट भी सही होगा, दोनों ही सही होगा, ठीक है। नियरली ऑल प्लांट्स भी हो जाएगा और ऑल प्लांट्स भी हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है कन्फॉर्मर्स में कि कन्फॉर्मर्स को में ये प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रॉपर्टी नहीं है, होम्योस्टैसिस थी। तो ऐसा क्यों कि वो होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी नहीं ला पा रहे, वो होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी नहीं ला पा रहे, वो होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी नहीं ला पा रहे। तो अगर मैं देखूं कि बेसिकली यहाँ पे एक उससे समझते हैं, कहीं पे जगह है क्या, हाँ यहाँ पे जगह है। यहाँ पे एक उससे समझते हैं थोड़ा कंसेप्ट से। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स लिया, एक क्या लिया, क्यूब लिया, ठीक है, एक क्यूब लिया, और फिर मैंने इसे 3 बाई 3 के में जमा दिया, 3 बाई 3 के में जमा दिया। मतलब ये नीचे 3 क्यूब, इनके ऊपर एक क्यूब, फिर इनके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, और इनके पीछे भी ऐसी 3 लाइन लग जाएगी। मतलब इनके ऊपर से अगर मैं देखूँ तो वो कैसे दिखेंगे, ऊपर से कैसे दिखेंगे, ऐसे, ये सामने वाली लो हो जाएगी, फिर सामने वाली लो के पीछे वाली एक लो होगी, फिर उसके पीछे एक लो होगी। अब इसके पीछे अब ये जो है, ये बीच वाली लो होगी, अब इसके पीछे एक लो होगी, और इसके पीछे भी एक लो होगी। अब इस लो की बात करूँ तो ये एक लो हो गई, ये पूरा एक कॉलम इधर हो गया। अब इसके पीछे एक कॉलम होगा और इसके पीछे एक कॉलम होगा, ठीक है। तो टोटल में
कितने बॉक्स हुए ये यानी एक बॉक्स हुआ। अब ये 3 बाई 3 का, वो 3 बाई 3 का एक एक ऐसी बॉक्स को जोड़ के बना दिया। अब ऐसे 3 बाई 3 का बनाया तो क्या बना सकता हूँ, 6 बाई 6 का भी बना सकता हूँ, 6 बाई 6 का भी बना सकता हूँ। तो मैं सिर्फ सामने वाला दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे ऐसे पीछे समझाने वाले दिखाया ना, वो इसमें भी मान लो थी है वैसी 6 बाई 6। ठीक है, 6 बाई 6 इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इधर 6, फिर इसके नीचे ऐसे 6, फिर इसके नीचे ऐसे 6, फिर इधर 6, फिर इधर 6, और फिर इधर 6। तो टोटल में 6 इधर, फिर 6 इसके, फिर इसे मिला के इधर इसके पीछे 5, 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 वैसे इन सब के पीछे। तो ये भी ऊपर से ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे 3 और वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात कर लूँ तो वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर क्यों, तो मैंने इसकी डायमेंशन क्या ली है, ये एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा इसका वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया क्या होगा, 3 बाई 3 मतलब 9, 3 बाई 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 3, फिर यानी ये एक, फिर ये एक और ये एक, टोटल में कितना हो गई लेंथ, 3। वैसी इधर भी हो जाएगी। तो सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल में 3 से यानी 9 इंटू 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर वॉल्यूम की बात कर लूँ तो एक और डायमेंशन पीछे की ओर हो जाएगा, मतलब 9 इंटू 3 मतलब 3 बार 3 मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, 6 बाई 6 की, तो यहाँ 6 और फिर ऐसे पीछे भी 6 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना का हो गया, 36। यहाँ पे सरफेस एरिया कितने का हो गया, 36 का सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पे सरफेस एरिया हो गया 36। अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 216। अब मैं अगर इसका रेशियो लूँ तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 1/1 का 1। अब रेशियो कैसा, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो लिया हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, यूनिट तो अभी इग्नोर कर देते हैं, तो 1 इसका रेशियो आया। अब इसका रेशियो लेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, ये करीब करीब लेस देन 1 आएगा, ये आएगा 0.33 मान लेते हैं एप्लॉक्स। अब अगर मैं इसका लूँ, तो ये आएगा 0.16 के एप्लॉक्स, 16 के एप्लॉक्स आएगा इसका। ठीक है, 16 के ये एप्लॉक्स आएगा इसका। ठीक है, तो अब अगर देखें तो छोटे से बड़ा अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो सरफेस एरिया किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा छोटे में है और सबसे कम इसमें है। और लल्लो ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो हीट लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सबसे बेसिक है क्या, आप हीट लॉस ना होने दें, या हीट लॉस जितनी हो रही है उतनी ही बना के दे दें, या तो आप हीट लॉस ना होने दें या उतनी ही बना के दे दें। अब मतलब कि जो छोटा वाला है उसमें सबसे ज़्यादा हीट लॉस होगी, तो उसे सबसे ज़्यादा हीट बनानी भी पड़ेगी। और हीट बनाना क्या है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ऐसा नहीं थी छोटी मोटी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। मतलब इसे पर यूनिट वॉल्यूम भले से ज़्यादा लग जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम भले से ज़्यादा एटीपी लग जाएगा। तो ये बोलेगा यार मैं तो वैसे ही छोटा हूँ और ऊपर से और ज़्यादा मैं पर यूनिट तो एटीपी बनाऊँ, और ज़्यादा पर यूनिट एटीपी बनाऊँ, तो ये बोलेगा इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलेट ही नहीं करूँगा, मैं माइग्रेट या कुछ कर लूँगा पर मैं रेगुलेट नहीं करूँगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, कन्फॉर्मल बन जाएगा। और बला वाला क्या बन जाएगा, रेगुलेटर बन जाएगा। अब अगर मैं एग्जाम्पल में देखूँ तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म हैं।
मतलब बॉडी का साइज बढ़ता है तो जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशियो है वो घटता है, मतलब हीट का लॉस घटता है, पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हीट का लॉस घटता है। ठीक है, तो इनमें हीट लॉस कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसमें 99% ऑफ अगर एनिमल ले लूँ, इनके बजाय जो बच्चे आल्टोपोस आ गए, एनेलिडा आ गए, वो छोटे पला, उनका जो साइज है वो छोटा रहता है, तो क्या होता है उनमें हीट लॉस ज़्यादा होता है, हीट लॉस ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में, बड़े वाले ऑर्गेनिज्म थे। तो ये बोलेंगे कि वैसे ही हम छोटे हैं, और उसके ऊपर से अगर इतनी ज़्यादा एटीपी पर यूनिट वॉल्यूम देने लगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या बोलेंगे, हम कन्फॉर्मर ले जाएंगे पर रेगुलेटर्स नहीं बनेंगे, इसीलिए जो कन्फॉर्मर्स है वो रेगुलेटर्स नहीं बने, इसीलिए कन्फॉर्मर जो है वो रेगुलेटर्स नहीं बने। तो अब इस क्वेश्चन तो जो मैंने बोला थी कन्फॉर्मर रेगुलेटर नहीं बने, इसे क्यों ऐसे पूछा जा सकता है, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मैमल्स हैं वो रेगुलेटर्स होने के नाम से, हीमोस्टैसिस होने के नाम, उनमें हीमोस्टैसिस प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो मोस्ट सक्सेसफुल हैं। क्या बोला मैंने, मैमल जो हैं उनमें वो रेगुलेटर्स हैं और उनमें हीमोस्टैसिस प्रेजेंट है, इसीलिए वो मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म हैं। तो कन्फॉर्मल जो हैं वो रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन जाते, या कन्फॉर्मल्स अपने अंदर हीमोस्टैसिस की बबलिटी क्यों नहीं ले आते, तो उसका सिंपल सा आंसर यही होगा, क्योंकि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फंक्शन है सरफेस एरिया का। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म लेते हैं, स्मॉल बॉडी साइज के ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उनका पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसी नाम से हीट लॉस भी ज़्यादा होता है, और हीट लॉस को बचाने के लिए या हीट लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देने के लिए हीट बनानी पड़ेगी अंदर ही बॉडी, तो उससे क्या होगा, और हीट बनाना जो है वो क्या है, हाँ, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए छोटे और स्मॉल बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म बोलेंगे कि हम तो वैसे ही छोटे हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा बनानी पड़ रही है पर यूनिट वॉल्यूम, तो छोड़ो हम कन्फॉर्मल्स ही रह जाते हैं, कन्फॉर्मल्स ही रह जाते हैं। अब रेगुलेटर्स के अंदर एक एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है कि जो होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी है, जो होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी है, होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकली दिखाते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म यानी बिहेवियरली दिखाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या दिखाते हैं, फिजियोलॉजिकली, 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 ठीक है, फिजियोलॉजिकली मतलब अपने इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंज लाते, अपनी बॉडी में चेंज लाते, लाना किसी एक प्रोसेस के लिए, तो वो ही होम्योस्टैसिस में क्या होता है, उनकी बॉडी ही वैसे चेंज होती है। पर कुछ क्या करते, बिहेवियरली शो करते, मतलब उनके अंदर होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी तो नहीं है, उनके अंदर होम्योस्टैसिस की प्रॉपर्टी तो नहीं है, पर वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर होम्योस्टैसिस है, उनके अंदर असल में है तो नहीं, वो भी जानते थे उनके अंदर नहीं है, पर वो दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास है, हमारे पास है। ठीक है, अब इवोल्यूशनली बायोलॉ एनसीईआरटी की एक लाइन है कि इवोल्यूशनली बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि सक्सेस ऑफ मैमल का राज होम्योस्टैसिस है, सक्सेस ऑफ ऑर्गेन मैमल्स का लाज क्या है, होम्योस्टैसिस, किसके हिसाब से, इवोल्यूशनली बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, ये लिख लेना, मैंने बोल दिया है, लिख लेना कि evolutionary biologists believe evolutionary biologists believe that the success of mammals that the success of mammals is largely due to is largely due to their ability to maintain constant internal environment, due to their ability to maintain constant internal environment, that is that is homeostasis, that is homeostasis। ठीक है, अब फिर इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि जो मैमल्स हैं जैसे ह्यूमंस, मैमल जो हैं मैमल जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ह्यूमंस भी तो मैमल्स हैं, ये ये है ना,
कुछ और चीज़ें भी शो करते हैं। कैसे? को मतलब कि अपने बॉडी के अंदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन करने थे, होम्योस्टैसिस के अंदर की दो चीज़ों का एग्जांपल दिया है। सिविलिन कपाने के लिए, सिविलिन में क्या होता है? फास्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है? एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब जब एटीपी टूटती है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में भी ले ली जाएगी बॉडी के लेस ऑफ द ऑर्गन टेट वाला। तो इससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है बॉडी में। या लोग बोल सकते हैं कि स्वेटिन, स्वेटिन कब? गर्मी में, जब गर्म लगता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्वेट करने लगती है। वैसी बाकी मैमल्स में भी स्वेट करने लग जाती है, जिससे क्या होता है? जो बाहर का सरफेस एरिया है बॉडी का वो कूल डाउन होता है, तो वो अंदर की हीट बाहर की ओर भागती है और ऐसे करते हीट एस्केप होती है हमारी बॉडी से और हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। तो ये बाकी मैमल्स में भी दिखता है। तो ये किस में आता है? ये होम्योस्टैसिस में ही आता है, होम्योस्टैसिस में ही आता है। रेगुलेटर्स में इससे ज़्यादा, यानी कन्फॉर्मर्स में इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ना रेगुलेटर्स में इससे ज़्यादा दिया हुआ है। अब अगर मैं माइग्रेशन की बात करूँ तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मूव कर जाते हैं अपने हैबिटेट से जब वहाँ पे स्ट्रेसफुल पीरियड आता है। अपने हैबिटेट से मूव कर जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, जब उनके हैबिटेट में स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है, उनके हैबिटेट में स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है। और ये जो मूवमेंट है ये क्या लेता है? टेम्पररी लेता है। ये क्या लेता है? टेम्पररी लेता है। और वो फिर रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं जब ये स्ट्रेसफुल पीरियड उनके हैबिटेट से चल देता है। जब वो रिटर्न करते हैं जब उनसे उनके हैबिटेट से ये स्ट्रेसफुल पीरियड चल देता है। अब इसे समझे कैसे? जैसे हम लोग ने देखा, हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से ज्योग्राफी या बता देते हैं सोशल साइंस में कि जो मिलियंस ऑफ बर्ड्स हैं वो हर साल माइग्रेट करती हैं कोल्ड कंट्रीज से हॉट कंट्रीज की तरफ। जो कोल्ड रीजन में वाली जो कंट्रीज हैं उससे हॉट रीजन वाली कंट्रीज के तरफ मूव करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ठंडी के समय उनके हैबिटेट में एक्सट्रीम कोल्ड दिखता है, कोल्डनेस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वो रेगुलेटर्स तो हैं, वो बर्ड्स हैं तो वो रेगुलेटर्स तो हैं, पर वो उतनी एक हद तक ही तो रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाहर अगर बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है तो उनमें नुकसान तो होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करती हैं? हॉट कंट्रीज के तरफ जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है उधर मूव कर जाती हैं, उधर मूव कर जाती है। तो क्या वो सभी बर्ड्स क्या साल भर के हमेशा वहीं रहने लग जाती हैं? ऐसा नहीं है। वो समर में क्या होता है? अपने हैबिटेट वापस आ जाती है। वो समर में क्या होता है? अपने हैबिटेट वापस आ जाती है, मतलब 2-3 महीने के लिए जाती हैं, फिर बाकी 9 से 10 महीने के लिए वापस आ जाते हैं अभी अपने हैबिटेट में। ये लोग पहले से पढ़ते आए हैं। तो ये जो टेम्पररी मूव करना है, क्योंकि एक अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल पीरियड आ गया अपने नेचुरल हैबिटेट में और फिर वापस आ जाना जब ये स्ट्रेसफुल या ताते हैं अनफेवरेबल कंडीशन पास हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन, या उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं माइग्रेट करना। ठीक है? और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइग्रेटर्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइग्रेटर्स। अब माइग्रेशन फिश भी शो करती है और वो भी शो करते हैं, कौन? रेगुलेटर्स भी। पर फिश तो कन्फॉर्मल होती है, हाँ। तो माइग्रेशन बोथ रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मल भी शो कर सकते हैं। पहले क्या ऑर्गेनिज्म शो करेगा? या तो वो रेगुलेशन करेगा या कन्फॉर्म करेगा, मतलब कि या तो अपने बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन रखेगा, ये थोड़ा बहुत चेंज आया होगा ना बाहर, तो अपने बॉडी टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा। ठीक है? अब अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो वो क्या करेगा? वो उस जगह से पलायन कर जाएगा। पर ये जो पलायन है ये कुछ ही समय के लिए होता है। जब वो कंडीशंस वापस बैक टू नॉर्मल होती हैं तो वो वापस अपने हैबिटेट में आ जाते हैं, वापस अपने हैबिटेट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? सम ऑर्गेनिज्म मूव अवे
move away temporarily during temporarily during temporarily वो मूव कर जाते हैं during stressful period stressful stressful period stressful period ठीक है to more hospitable area 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 ठीक है to more hospitable area and return when the stressful period is over and return when the stressful period is over and return when the stressful period is over when the stressful period is over stressful period is over stressful period is over is over ठीक है is over अब क्या होता है every winter thousands of migratory birds undergo long distance travel to hospitable area ये क्या है ये एनसीईआरटी की लाइन का समरी है कि हर विंटर थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं मतलब जो माइग्रेट करने वाली बर्ड्स हैं वो अंदर को करती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कि वो बहुत लंबी दूरी तक माइल्स ट्रेवल करती हैं एक हॉस्पिटेबल एरिया तक अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स बोले मतलब 10,000 20,000 50,000 7,000 अलग अलग बस वैसे तो लाखों में करती हैं पर यहाँ पे थाउजेंड्स बोला है और दूसरी बात बस की बात की है जैसे फिशेस भी मूव करती हैं और भी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं तो बस वहाँ पे बस बोला है और उसमें थाउजेंड यूज किया है अब इसका एक एग्जांपल देखता है क्या एग्जांपल देता है किलो दाव किलो दाव किलोदाव नेशनल पार्क किलोदाव नेशनल पार्क किलोदाव नेशनल पार्क जो कहाँ है भरतपुर में जो कहाँ है भरतपुर में है राजस्थान में अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ थाउजेंड्स ऑफ बस आती हैं किधर से साइबेरिया से और दूसरी कोल्ड कंट्रीज से अब सस्पेंड करना क्या होता है सस्पेंड अब एक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर या बायोकेमिकल बिहेवियर में उसके चेंज करता है ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड में पास हो जाए मतलब कि वो अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस में चेंज कर लेता है या स्ट्रक्चरली चेंज कर लेता है या बायोकेमिकल भी उसमें चेंज कर लेता है ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड से पास हो जाए मतलब कैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ स्पोर्ट्स का तो स्पोर्ट्स क्या करते हैं बेसिकली प्लान तो कैसे होना चाहिए कि उसमें फर्टिलाइजेशन हुई अब फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो एम्ब्रियो बना और फिर ग्लो करना चाहिए पर अगर वो रहते हैं स्ट्रेसफुल पीरियड तो वो क्या बनाते रहते हैं स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स बना लेते हैं और फिर जो स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर होने के बाद ये मिट्टी में क्या करता है माइग्रेट करते एक प्लांट बना लेता है हाँ कि ना एक प्लांट बना लेता है
तो जो उसका नॉर्मल प्रोसेस था क्या उससे ये अलग नहीं हो गया? स्पोर से जर्मिनेशन हो गया, मतलब ये क्या किया? डेवलपमेंटल चेंज किया। ये क्या किया? डेवलपमेंटल चेंज किया। डेवलपमेंटल चेंज किया। डेवलपमेंटल चेंज किया। ठीक है। अब स्पोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्पोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन दी बता देते हैं उस पे, बेस्ड ऑन दी बेसिकली जो स्टेलेसफुल पीरियड है, मतलब ऐसा स्टेलेसफुल पीरियड है जहाँ पे वो क्या है, वो स्पोर्स जो हैं वो हवा के कारण बहुत लंबी दूर तक उड़ सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? स्पोर्स आपस में एक जगह चिपके चिपके से लाएंगे किसी चीज़ के कारण, जैसे कोई फ्लूइड मटेरियल से लो तो घेर लेगा। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ? ये तो डेवलपमेंटल चेंज हुआ। अब ये क्या स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ? अब कहीं भी क्या होगा कि वो जो स्पोर्स हैं वो उन्हें दूर तो जाना है, पर उन्हें अपने एक पर्टिकुलर एरिया तक भी पहुंचना है, तो वो क्या करेंगे? स्टिकी और फैडली हो जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ? हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। ये क्या हुआ? उसमें चेंज हुआ, किसमें? डेवलपमेंटल चेंज हुआ। अब बायोकेमिकल चेंज भी होता है, जैसे मैंने बोला थी मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर लेते हैं। तो वही है, मतलब कि एक स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है? डेवलपमेंटल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज या बायोकेमिकल चेंज, ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड तो पास कर जाए। मतलब इसमें लिखूं टी इज अ स्टेज ऑफ लाइफ, इज अ लाइफ स्टेज बोल सकते हैं। इज अ लाइफ स्टेज where an organism where an organism show where an organism show change in change in show change in developmental, क्या change in developmental, developmental developmental structural developmental structural and biochemical behavior and biochemical behavior। बायोकेमिकल मतलब मेटाबॉलिकली, ठीक है, मेटाबॉलिकल रिएक्शन में चेंज होना। बायोकेमिकल बिहेवियर, बायोकेमिकल बिहेवियर, बायोकेमिकल बिहेवियर टू पास स्ट्रेसफुल पीरियड, टू पास स्ट्रेसफुल पीरियड, टू पास स्ट्रेसफुल पीरियड, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेसफुल पीरियड तो क्या कर सके? पास कर सके, उसमें अपनी ज़िंदगी बिता सके, ताकि जब फेवरेबल क्लाइमेट आए तो वो क्या कर, फेवरेबल कंडीशन आए तो वो ग्रोथ दिखा सके अपने लाइफ में जैसे दिखाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या लोअर प्लांट, मतलब एल्गाई, लोअर प्लांट जैसे एल्गाई। मतलब पहला एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट मतलब जैसे एल्गाई, वो क्या करते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होती है? स्पोर्स ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास क्या होता है? हार्ड कवलिंग होती है, जो उसे हार्शफुल क्लाइमेट में सर्वाइव करने में मदद करती है। ठीक है। तो वो स्पोर्स बना लेते हैं। दूसरा, दूसरा क्या होगा? जैसे हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये क्या करते हैं? डोर्मेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सीड हो गया, डोर्मेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीड हो गया, ये दूसरे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो गए, ताकि ये
स्ट्रेसफुल पीरियड तो अवॉइड कर पाएँ और जर्मिनेशन दिखाएं जब फेवरेबल क्लाइमेट आ जाए और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लें अब सीड कैसे डोरमेंट स्ट्रक्चर हो गया? क्या होता है कि सीड सॉइल में ग्लो तो करता है, पर जब तक उसे सॉइल में वो नहीं मिलती, क्या फेवरेबल कंडीशन, वो ग्लो नहीं करता। उसके अंदर प्रीम्यूल और रेडिकल रहते तो हैं, पर वो ग्लो नहीं करते। पर जैसे ही उसे वो मिलता है फेवरेबल क्लाइमेट, वो ग्लो कर जाता है। अगर मैं एम्ब्रियो को सीड में अगर भर के ना भेजता और सिर्फ ऐसे ही एम्ब्रियो को डाल देता, तो वो तो हार्श क्लाइमेट में मर जाता। पर सीड के फॉर्म में होने पे वो क्या ले रहा है, उसके पास फूड रिजर्वायर भी है, वाटर रिजर्वायर भी है, उसमें हवा भी आ रही है, तो वो क्या कर ले रहा है, जी पा रहा है, वरना वो जी नहीं पाता। इसीलिए ये डोरमेंट स्ट्रक्चर कहलाता है सीड। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। मतलब समर के समय जो टेम्परेचर को नहीं झेल सकते, वो समर के समय छुप के सो जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पे उनके एनवायरनमेंट से ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। जैसे लैंड में डीप बलोस हो गए, जैसे फ्लॉग में पलते हैं ना, वो समर या विंटर में डीप बलोस में घुस जाते हैं, क्लास 11 में जो पलते हैं, तो वो एस्टिवेशन हुआ समर में। अगर विंटर में घुस जाते हैं, लिखा हुआ रहता है, तो वो हाइबरनेशन हो जाता है, जैसे पोलर बियर हो गया या फ्लॉग हो गया। पर अगर मैं एस्टिवेशन की बात कर लूँ, तो फ्लॉग हो गया, स्नेल हो गया, फिशेस हो गए, ये सब जो हैं ये एक्टिवेशन शो करते हैं। अब सस्पेंड में एक और चीज़ आती है, सस्पेंड में एक और रिस्पॉन्स आता है, एक और एग्जाम्पल आता है, सस्पेंड के अंदर आता है। वो क्या होता है, वो डाइपॉस। डाइपॉस डाइपॉस मतलब क्या होता है, अभी तक अल्लों ने सस्पेंड में पढ़ा थी, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कम कर दे रहा है, पर लोक नहीं रहा है। पर डाइपॉस एक ऐसा सस्पेंशन है जिसमें वो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लोक ही देता है, पूरे तरीके से क्या करता है, रोक देता है, पूरे तरीके से क्या करता है, रोक देता है। क्या है उस सस्पेंड के अंदर, एक उसका नाम, कंडीशन का नाम डाइपॉस, डाइपॉस। इसमें क्या करता है, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती, इसमें नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, नो मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता। अभी तक अल्लो ने सस्पेंड में पढ़ा था कि जो वो है, बता देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो रही है, पर डाइपॉस में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन पूरी तरीके से रुक जाती है, पूरी तरीके से रुक जाती है, पूरी तरीके से रुक जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब ये किस में दिखता है, ये उसमें दिखता है, किसमें, जू प्लैंक्टॉन्स में। जू प्लैंक्टॉन जो पॉन्ड या वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं ना, उनमें दिखता है। जब उनमें वो उनके आसपास के वाटर में हार्श क्लाइमेट होता है, जैसे वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या बता देते हैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या, बहुत ज़्यादा बेसिकली सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो रोक देते हैं, कुछ नहीं करते। वैसे ही जूबिलेंटॉन बहुत छोटे हैं, तो उन अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो लोग भी दे रहे हैं, तो उन्हें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और जब फेवरेबल का क्लाइमेट आता है, तो वो डाइपॉज से एग्जिट करके अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। अब ये जो ग्राफ है, ये एक चीज़ शो कर रहा है, ये जो ग्राफ है एनसीईआरटी का, इसमें ये वाला दिया है कि एक्सटर्नल लेवल, मतलब दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ से यहाँ पे अलग अलग चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे ज़्यादा चेंज हुआ, ऐसा बता रहे हैं। और ये इंटरनल लेवल मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज कैसा आया है, यहाँ पे कम चेंज आया है और यहाँ पे ज़्यादा चेंज आया है। अब अगर देखें, तो ये जो कौन होता है जो कांस्टेंट टेम्प बाहर में कितना भी चेंज आ जाए, पर वो अपने अंदर का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बनाए रखता है, कुछ भी चेंज नहीं आने देता, वो होते हैं रेगुलेटर्स, वो होते हैं रेगुलेटर्स। पर कुछ ऐसे रहते हैं जो अंदर चेंज आ रहा है तो बाहर भी चेंज करने लगते हैं, और चेंज करते ही जाते हैं बाहर, जैसे जैसे चेंज आता है, वो होते हैं कन्फॉर्मर्स। क्यों? क्योंकि इनमें होम्योस्टेसिस होती है रेगुलेटर्स में, और कन्फॉर्मर्स में होम्योस्टेसिस नहीं होती। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं जो शुरुआत में कुछ हद तक तो चेंज करते हैं अपने अंदर का, फिर बोलते हैं यार अगर मैं इससे ज़्यादा अंदर चेंज किया ना, तो मेरे एंजाइम डी नेचर या इनएक्टिवेट हो जाएंगी,
भली मुश्किल हो जाएगी, मैं क्या करता हूँ, अब रेगुलेट करने लगता हूँ, मैं रेगुलेट करने लगता हूँ। तो वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिए, सिर्फ ग्राफ में दिए। मतलब ये क्या करते हैं, कुछ समय तक तो कन्फॉर्मर की तरह काम करते हैं, मतलब कुछ समय तक बॉडी में कुछ चेंज ना करते, बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा एटीपी ना लगाते, जैसे बाहर चेंज हो रहा है वैसे इंटरनली भी चेंज होने लगते हैं। फिर इन्हें पता चलता है यार अब इस हद से तो ज्यादा क्या होगा, कि अगर इस हद से ज्यादा मैंने चेंज किया अंदर, तो मैं हूं ना, मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, अब एटीपी का यूज करने लगते हैं और कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने लगते हैं। और किस में मेंटेन करते हैं, वापस इधर नहीं ले जाते, वापस कौन उस लेवल, वो आखिरी लिमिट में ही मेंटेन कर ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे करते नहीं, वो आखिरी लिमिट में ही मेंटेन करते रहते हैं। कि बस यहाँ तक आके इसी तो मेंटेन कर लेता हूँ, ज़्यादा मैं वापस जाने का भी एटीपी नहीं लगाते, बस उसी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। मतलब ये ऐसे रहते हैं जिन जो रेगुलेशन कर तो सकते हैं, पर उनके अंदर इतना एटीपी नहीं है, या उनके पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है, या उनकी लाइफ साइकिल ऐसी नहीं है कि वो पूरी तरीके से रेगुलेशन कर पाए। ठीक है, तो इसमें होम्योस्टैसिस है कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, होम्योस्टैसिस किस में है, कन्फॉर्मर्स में, और कन्फॉर्मर्स में नहीं है और रेगुलेटर्स में है, बस इतना सा जानना रहता है।